नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम आंचल और साइकोलॉजी मेरा फेवरेट पैशन है मेरा। तो चलिए आज साइकोलॉजी में कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो हर टीचर रिलेटेड एग्जाम का बड़ा बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक है आप लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मोटे तौर पे बात करूं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेरी कोशिश ये रहेगी थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देने के बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मेंटेन करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा मेन ध्यान रहेगा। वृद्धि एवं विकास। अब वृद्धि अपने आप में क्या है और विकास क्या है? आपने इतना पढ़ा हुआ है कि डेवलपमेंट के अंदर हम कहते हैं शरीर में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन, जो कि कहीं न कहीं एक स्ट्रक्चरल और अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इस प्रकार की होती है, जो कहीं न कहीं फंक्शनल एस्पेक्ट को प्रभावित करते हैं मॉडिफिकेशंस, जो कि फंक्शनल प्रोग्रेसिवनेस को डिनोट करता है। और दूसरी ओर अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ बात करता है हमारे शरीर के मात्रात्मक परिवर्तनों को, जिनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिनका स्वरूप इतना ज़्यादा बाहर इतना विजिबल होता है, मतलब वो अपने आप में फिजिकल चेंजेस होते हैं। आपको पता चल जाता है बच्चे का कद बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इजीली आप कर सकते हैं। और अगर आप मेजर भी करते हैं तो बड़े ही एक्यूरेटली मेजर करते हैं। जबकि जहाँ डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं वहाँ आपका मेजरमेंट तो नहीं होता कि मैं कहूँ कि बिल्कुल एक्यूरेटली आप मेजर करके बताओ। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं न कहीं आपका उसका जो असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के ऊपर होता है। अब ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के तौर पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम बच्चों को कई बार क्लासरूम में कह देते हैं फलाना बच्चा मेरे सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बच्चा बहुत वीक है। तो हो सकता है एक सब्जेक्ट में बच्चा बहुत वीक हो लेकिन दूसरी टीचर को लगता है कि नहीं मेरे सब्जेक्ट में तो बच्चा बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। आप सबके लिए बहुत इंटेलिजेंट या सबके लिए आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल मशीन के तौर के ऊपर एकदम एक्यूरेटली आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के कुछ मोटे-मोटे फ़र्क हैं। अब जो एक चीज़ मैं ख़ास डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपने पढ़ा है कि ग्रोथ अपने आप में क्या होता है, ये है डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब ये डेवलपमेंट का पार्ट हम क्यों कहते हैं? जैसे कि हमने सबने जाना है कि डेवलपमेंट के मेन जो क्षेत्र होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, वो कहलाते हैं आपके फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। यानी कि शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है और संवेगात्मक है। तो अगर मैं कहती हूँ ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट के इन क्षेत्रों में से कोई एक खास क्षेत्र है विच इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू योर ग्रोथ पार्ट। तो वो कौन सा पार्ट है? तो अगर मैं क्वेश्चन इस रूप में बताऊं, डेवलपमेंट के चारों डोमेन्स में से, यानी कि यही चॉइसेस आपकी हो गई, इनमें से कौन सा डोमेन ग्रोथ को सूचित करता है? तो यहाँ पे जो ये फिजिकल वाला पार्ट है शारीरिक, तो शारीरिक परिवर्तनों को हम वृद्धि के अंदर लेते हैं। तो इसका मतलब जब मैं कहती हूँ कि डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एंड ग्रोथ हैज वेरी लिमिटेड स्कोप, क्योंकि ग्रोथ केवल डेवलपमेंट के शारीरिक परिवर्तनों की ओर ही संकेत करती है। दूसरी चीज मुझे जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के साथ किस प्रकार उसका रिलेशन है। क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के बिल्कुल समान है? क्या यह विरोधी है? क्या यह एक दूसरे के पूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है? तो यहाँ आपके लिए आंसर बनेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रोथ होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की अच्छी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। कभी-कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है ज़्यादा और ग्रोथ उस हिसाब से ज़्यादा होती है। तो ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा कि हम कई बार बड़े बुजुर्ग कह भी देते
देते, देखो ऊँट जैसे हो रहे हैं, लेकिन अक्ल इनकी कहाँ जा रही है? घुटनों में जा रही है। तो मतलब शारीरिक रूप में तो बड़े हुष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट वाला यानी कि वो जो फंक्शनल एफिशिएंसी आपसे एक उम्र में एक्सपेक्ट की जाती है, देयर यू आर लैकिंग, वहाँ पर आप पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब आपका शारीरिक तौर के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है ग्रोथ, लेकिन जब फंक्शनल क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे अगर आप चूक गए हैं तो ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन डेवलपमेंट उस हिसाब से अच्छी नहीं है। और कभी कभी हमारे को ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपने एक सुना होगा जो आप लोगों के कई बार टीवी के केबल पैक्स में होता है, मोबाइल के सिम कार्ड में बोला जाता है, छोटा पैक धमाका पैक। यानी कि कभी-कभी कक्षा के अंदर आपको वो बच्चे देखने को मिलते हैं, जो आप एक पल के लिए तो सोचते हैं, ये छोटे से कद का बच्चा क्या ये बेचारा मरियल सा लग रहा है, ये मेरा कॉपी का इतना बड़ा बंडल उठा पाएगा? पर आप देखते हैं वो बच्चा बड़ा एफिशिएंटली उन चीज़ों को उठा लेता है और कभी-कभी वो छोटे-छोटे बच्चे बहुत बड़े-बड़े काम कर देते हैं। तो इसका मतलब कभी-कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रोथ अपने आप में लिमिटेड है, लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। हमारे लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए भी आप ये चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का जो रिलेशन अगर एक तरफ पे देखा जाए, तो दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये तो थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो बेसिक डिफरेंसेस जो आप सभी ने पढ़े हुए हैं। अब इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे कि क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक चीज़ ये पूछूं कि डेवलपमेंट हम जानते हैं कि ये तो आपका चलता ही रहता है, स्पेशली जहाँ पर आपका कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक वाला पार्ट है, वहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। यानी कि इसको हमने कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में बोला कि ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जो आपका ग्रोथ है वो आपका रुक जाता है। ग्रोथ जो है वो दैट स्टॉप्स व्हेन, ग्रोथ कब रुक जाता है? व्हेन डैश हैज बीन अटेन्ड। अब ये डैश आपको भरना है। अब इस डैश में मैं कहती हूँ व्हेन, ऑप्शंस में है आपके पास, when childhood has been attained, when adolescence has been attained, when adulthood has been attained, या है आप लोगों का मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका जो ग्रोथ है वो कब खत्म हो जाता है, वह कौन सी चीज बताती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ग्रोथ जो है वो इन तीनों स्टेज के ऊपर बात नहीं करोगे आप डेवलपमेंट की, बल्कि आप कहोगे जब मेच्योरिटी आ जाती है तो तब जाकर ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट बदल जो आपकी स्टॉप हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब बच्चों में प्यूबर्टी के बाद चेंजेस आ जाते हैं, उनका कद वगैरह जितना निकलना होता है बढ़ जाता है, तो उसके बाद आप देखते हैं बाद में बच्चों का इतना कद वगैरह या इतने मेजर शारीरिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मेच्योरिटी हैज बीन सेट इन। तो वहां पर हम कहते हैं कि ग्रोथ हैज स्टॉप। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। उसके बाद अब मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेच्योरिटी के आने के बाद, तो क्या ग्रोथ में और मेच्योरिटी में, या आगे भी बढ़ूं डेवलपमेंट में और लर्निंग में, क्या इनमें कोई रिलेशन है? तो उसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ के बारे में क्या कहना सही होगा, यानी कि करेक्ट क्या होगा अबाउट ग्रोथ। तो पहला मैं कहती हूँ कि ग्रोथ जो है दैट डज नॉट डिपेंड, यह निर्भर नहीं करती है परिपक्वता पर। और दूसरे वाले में कहती हूँ नहीं, यह परिपक्वता पर निर्भर करती है। यानी कि दूसरे वाले में सिंपल मैंने कहा इट डज, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रोथ, और यहाँ मैं कहती हूँ डिपेंड्स। या मैं कहती हूँ कि ग्रोथ जो है ये आपका एज अ होल होता है, यानी कि सभी शरीर के जितने भी भाग है सभी में एक ओवरऑल होता है। या मैं कहती हूँ ये इस प्रकार से कंटिन्यूअस होता है, जैसा कि हम कई बार कहते हैं फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। तो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में क्या कहना ठीक होगा?
पहला वाला अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कि ग्रोथ नहीं निर्भर करती है मैच्योरिटी के ऊपर और लर्निंग के ऊपर। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ए और बी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, सी एंड डी आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है ये डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जब शरीर के अंदर आने वाले परिवर्तन एक संग्रहित रूप में होते हैं, एक सामूहिक रूप में होते हैं, ऐसा होल होते हैं, संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो सी एंड डी गो वेल विद योर डेवलपमेंट पार्ट। तो अब हम आते हैं ए और बी पर। अगर ए कहता है कि ग्रोथ डिपेंड नहीं करती मेच्योरिटी के ऊपर और लर्निंग के ऊपर, तो ये किसके साथ जाएगा? ये कहना चाहता है ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट डिपेंड करती है मेच्योरिटी पे और लर्निंग पे। अगर आप चीजों को लर्न कर लेते हैं तो आप देखते हैं कोई स्किल अगर आप सीख रहे हैं तो वो स्किल में आपकी डेवलपमेंट आ जाती है, और उस स्किल के आने के लिए एक एज होती है, एक टाइम पीरियड होता है जब आप में वो स्किल अपने आप दिखने लगता है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि प्ले स्कूल के अंदर या नर्सरी क्लास के बच्चे को हमें लिखने के लिए बहुत ज्यादा कंपेल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे के फिंगर मसल उस समय इतने मेच्योर नहीं होते कि वो आपका बारीक अक्षर बनाने का काम कर सके। क्या नहीं हो पा रहा उस बच्चे का? उसकी अभी मेच्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए पहला वाला जो पॉइंट ए भी है वो डेवलपमेंट के साथ जाएगा। और उसके बाद जो बी वाला पॉइंट आपका कहता है कि ग्रोथ जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मेच्योरिटी एंड लर्निंग, ये पॉइंट हमारा सही है ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ जो है वो मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब मेच्योरिटी को लेकर अगर कुछ और बात करना चाहूं कि मेच्योरिटी अपने आप में क्या कहलाता है, क्योंकि मैं इन चारों चीजों को रिलेट करना चाहती हूँ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरिटी, लर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेच्योरिटी अपने आप में क्या है, कैसे हम मेच्योरिटी को, परिपक्वता को डिफाइन करते हैं, तो क्या ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है? क्या यह अपने आप में एक सोशल प्रोसेस है? क्या यह अपने आप में एक एडजस्टमेंट है? या डी में मैंने लिखा नन। तो यहाँ जो मेच्योरिटी है वो एक्चुअली अपने आप में एक जैविक, और अगर बायोलॉजिकल नहीं मिल रहा तो आपको डेवलपमेंटल मिलेगा। तो मेच्योरिटी अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ट्रेट्स जो होते हैं, इट इज बेसिकली ऑल अबाउट द अनफोल्डिंग ऑफ द ट्रेट्स which come with age। यानी कि उम्र के साथ आने वाले कुछ परिवर्तन जो कि एक निश्चित समय आयु में ही प्रकट होंगे, और वो इसलिए प्रकट होंगे क्योंकि जेनेटिकली हमारी स्पीशीज में ये चीजें प्रोग्राम होती है कि बच्चा कब चलना सीखेगा, कब उठना सीखेगा, कब बैठना सीखेगा। तो उसको हम कहते भी है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नर्सरी के बच्चे को हमें कंपेल नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार हम लोग घरों के अंदर वॉकर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बच्चे को 4 महीने के बच्चे को यदि वॉकर में डाल देते हैं और हमें लगता है कि नहीं वो बच्चा जो है चलना भी सीख जाएगा, नाम ही क्या कह रहा, वॉकर, जिसमें वो बच्चा वॉक करने वाली प्रक्रिया में आराम से आ जाएगा, तो वो अपने आप में बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। क्योंकि कुदरत का जो नियम है वो नियम ये है कि कम से कम आपका 9 महीने से 11 महीने तक की समय में बच्चा प्रॉपर तरीके से खड़ा होना सीखता है, और 12 महीने तक आते आते तो बच्चा एक आध कदम रखना शुरू कर देता है। बट कईयों में थोड़ा लेट भी होता है, कईयों में 9 महीने के बाद भी चलना आ जाता है। बट ऑन एन एवरेज एक जो माइलस्टोन हम लेके चलते हैं, हम वो कहते हैं कि 9 महीने से 11 में बच्चा आराम से खड़ा हो जाता है, इनफैक्ट 11 तक तो विदाउट सपोर्ट खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे का, हम बच्चे को इस समय वॉकर में डाल देते हैं 4 महीने के, तो कहीं ना कहीं हम बच्चे का मेच्योरिटी वाला पीरियड जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी लेकर आ जाए। तो वो जो हम लेकर आने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरफेयर करेंगे तो इस प्रकार के बच्चों का आगे चल के पैर की जो शेप होती है वो डिफॉर्म हो जाती है। तो हमारे लिए होना क्या चाहिए? वेट फॉर द राइट टाइम। तो ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स
है वो किसके ऊपर आधारित है, वो ये बताते हैं कि कब कौन सा पार्ट मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद उससे रिलेटेड जो फंक्शनल पार्ट है बच्चे का वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप 4 या 6 महीने के बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 महीने का बच्चा बोलने लग जाएगा, नहीं वो बच्चा बोलेगा नहीं। वो बोलेगा तभी जब बच्चे का बोलने का स्टेज आएगा। तो हमें पता है बच्चा वन वर्ड स्टेज के ऊपर तभी आएगा जब उसकी आयु 1 साल की हो जाएगी, जिसे हम होलो फ्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट के साथ रिलेट करती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर अपने आप में बन जाएगा, मैच्योरिटी क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट है जो कि एज स्पेसिफिक होगा। अब इसमें कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां गलती करने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। अब कैसा हो सकता है वो क्वेश्चन? मैं कहती हूँ 1 साल की रिया 1 साल की रिया चलना शुरू करती है। बताइए यह अपने आप में क्या कहलाएगा? क्या यह ग्रोथ कहलाएगा? क्या यह विकास कहलाएगा? क्या यह लर्निंग कहलाएगा? या यह मैच्योरिटी कहलाएगा? मैं इन्हीं चारों चीजों के ऊपर मेन बात करना चाहती थी। तो यहाँ पर अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये आएगा कि चलना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डेवलपमेंट है, तो वो यहाँ पे निशान लगा देंगे डेवलपमेंट। लेकिन मैंने अभी आपको पहले वाले और उससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में ये बात बताई थी, डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी के ऊपर। यानी कि जब मैच्योरिटी होगी तभी बच्चे में वो डेवलपमेंट आएगा। तो जब आप डेवलपमेंट वाला कोई पॉइंट एज के साथ बिल्कुल रिलेट करके बताना शुरू करते हैं तो वहां आपका आंसर बनेगा मैच्योरिटी। तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट ना लिखकर हम लिखेंगे मैच्योरिटी, क्योंकि डेवलपमेंट को गवर्न कौन कर रहा है? मैच्योरिटी कर रहा है। हाँ, हैड मैच्योरिटी नॉट बीन एन ऑप्शन देन यू वुड हैव गॉन वेल विद योर डेवलपमेंट, तब वहां पे ये पॉसिबल हो सकता था। अब इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके लिए इस रूप में भी आ सकते हैं जहां पर मैं कहती हूं बताइए इसमें से कौन सा लर्निंग का हिस्सा नहीं बनेगा? जहां पर मैं कहती हूं नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, तो पहला मैं बोलती हूं रीडिंग है, बी वाले में मैं कहती हूं ड्राइंग है, सी वाले में मैं कहती हूँ क्रॉलिंग है, और उसके बाद यहाँ डी वाले में मैं कह देती हूँ बच्चे का यहाँ पर हो जाएगा आपका ड्राइंग या मैपिंग या कलरिंग। तो इसके अंदर हमारे को लगता है कि कौन सा लर्निंग का पार्ट नहीं हो सकता है? रीडिंग जो है वो आप बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे बच्चे को आप पहले सिंपल बिल्कुल वर्ण वगैरह करवाते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग, आपको बच्चे को बताना पड़ता है कि आपने कैसे एक शेप को ड्रॉ करना है, और इसीलिए कई बार तो हम बच्चों को छोटा डॉट्स के थ्रू देते हैं ताकि बच्चा वो डॉट्स को जब कर पाएगा तब धीरे धीरे उसमें ड्राइंग आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक है क्रॉलिंग वाला पार्ट जो है घुटने चलने का, जिसकी आयु दी गई थी 7 से लेकर 10 महीने तक का, जिसका माइलस्टोन है। और चौथा है आपका कलरिंग वाला पार्ट जिसमें टीचर बताती है कि एक स्ट्रोक पर्टिकुलर आपको लेना होगा और तब आपको इस प्रकार कलरिंग करनी होगी। तो ये जो रीडिंग वाला पार्ट है, ड्राइंग एंड कलरिंग है, इनको तो हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग के दायरे में आएगा। लेकिन अगर हम क्रॉलिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी एकदम से आपको बोला कि 7 टू 10 मंथ्स इसका माइलस्टोन है, तो इसका मतलब ये वो चीज है जो कि मेच्योरिटी को दिखा रहा है, यानी कि जो आपका एज बाउंड होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ रीड करने का क्या है, ड्राइंग का, कलरिंग का एज बिल्कुल आपको पता हो और मैंने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के अंदर दे रखा हो, नहीं। लेकिन जहां पर हमारे कुछ बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज गवर्न बाय मैच्योरिटी। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा कि क्रॉलिंग है या वॉकिंग है, ये आपका लर्निंग के साथ नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, लर्निंग ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है। उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे
तो जब पियाजे और वाइगॉट्स्की वगैरह आप पढ़ लेंगे, तो फिर वहाँ पर आपका लर्निंग और डेवलपमेंट को लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी आएगी, वो हम तब करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास के सिद्धांत में पहला वाला सिद्धांत में लिख रही हूँ, दिशा का नियम, यानी कि डेवलपमेंट जो है दैट फॉलोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि विकास एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम दो आधारों पे समझते हैं। एक कहलाता है आपका सिफेलोकॉर्डल, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, सिर से पैर की ओर, और कभी कभी आपको ऐसा भी हिंदी में खतरनाक से टर्म मिल जाता है, शीशोपुच्छनीय, यानी कि जिसको आप हेड टू ट्रंक कह रहे हैं। तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल अपने आप में कैसे क्वेश्चन बनता है, हम देखते हैं बच्चा 2 महीने का जब हो जाता है, तो उसको वो बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना, यानी कि जो हेड की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। और 6 महीने तक आते आते बच्चा जो है वो अपना बैठना भी कर लेता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली बैठना भी सीख जाता है। तो बताइए यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा सिफेलोकॉर्डल। ये तो था एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन जब ये क्वेश्चन DSSB ने अपने ऑनलाइन वाले पेपर में घुमाया, तो क्वेश्चन का रूप कुछ इस प्रकार का लिया कि किशोरों में अक्सर ये देखा जाता है कि आरंभिक किशोरावस्था में किशोर अनुपात से बाहर दिखाई पड़ते हैं, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उनकी बॉडी लगती है। और आपने देखा भी होगा, जब बच्चे एकदम प्यूबैरिटी में आते हैं, मतलब 12-13 साल के बच्चे के अंदर अगर आप देखते हो, तो आपको थोड़ा सा बच्चे का जो शारीरिक बनावट होती है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, थोड़ा अजीब सा, कई बार बड़ा अगली सा लुक लगता है। तो वो जो भद्दापन या अगली मैं कह रही हूँ, वो क्या है, वो किसके कारण है? उसका कारण ये होता है कि किशोरावस्था में सिफेलोकॉर्डल रिवर्स हो जाता है। तो आप अभी तक पढ़ते आए हैं सिफेलोकॉर्डल, लेकिन आज मैं आपको किशोरावस्था में रिलेट करना चाहूंगी, वहां पर ये होगा रिवर्स किफेलोकॉर्डल। और एक बात यहाँ DSSB के लिए खास बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसमें जब ऑनलाइन पेपर होता है तो कई शिफ्ट्स में होता है। 18 में तो खैर आप लोगों का ऑफलाइन भी 4 शिफ्टों में हुआ था। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, चाहे आपका शिफ्ट बदलेगा, बट जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। अगर एक में नॉट पूछ रहा है तो एक में नॉट ट्रू कर देगा, लैंग्वेज थोड़ी घुमा देगा, या करेक्ट का पूछ लेगा इनकरेक्ट की जगह। लेकिन जो कंटेंट होगा वो उसी कंटेंट में ही क्वेश्चन घुमाएगा। तो अब उन्होंने दूसरे वाले पार्ट में दिया था कि अगर रिवर्स फैलोकॉर्डल होता है एडोलसेंस में, तो बताइए कौन सा कथन रिवर्स फैलोकॉर्डल की पुष्टि करता है? तो उसके लिए 4 ऑप्शंस पहले मैं लिख कर दे रही हूँ। पहला है कि ऑल पार्ट्स ग्रो हॉलिस्टिकली, ऑल पार्ट्स ग्रो हॉलिस्टिकली, या साइमल्टेनियसली, इकट्ठे समनव्यता के साथ सभी भागों में होता है। दूसरा ये कहता है कि टॉर्सो जो है वो पहले डेवलप कर जाता है। टॉर्सो का मतलब होता है ट्रंक वाला पार्ट, यानी कि हेड के नीचे वाला जो पार्ट होता है। सी वाला वो कहता है लेग्स जो है उसमें त्वरण देखते हो, यानी कि एक्सेलरेशन देखते हो। और चौथे में ये देखते हो कि हैंड्स है, लेग्स है, एंड फीट एक्सेलरेट, यानी कि आप किन किन में एक त्वरण देखना शुरू करते हैं, हाथों में, पैरों में, टांगों में। तो बताइए रिवर्स फैलोकॉर्डल की पुष्टि कौन करता है? तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला वाला अगर देखते हैं ऑल पार्ट्स ग्रो हॉलिस्टिकली साइमल्टेनियसली, तो ये तो आपका एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट जब होगी वो एज अ होल होगी, संग्रहित रूप में होगी। दूसरा कहता है कि नहीं, टॉर्सो वाला पार्ट आपका पहले डेवलप होगा, यानी कि जहां पर आप कह रहे हैं कि सर से नीचे वाला पार्ट। चलिए ठीक है कि ये अगर उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब सिफेलोकॉर्डल कह रहा था कि पहले ये वाला पार्ट होगा फिर बाद में होगा। उल्टा हो गया तो मैंने माना कि टॉर्सो वाला पार्ट होगा। सी वाला भी गलत नहीं है जब वो कह रहा है कि लेग्स में एक त्वरण है, यानी कि आप बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा चल रहा है कि लेग्स में एक आपको त्वरण देखने को मिल रहा है, एक एकदम से स्पर्ट आपको देखने को मिल रहा है। और चौथे में कहता है हैंड्स, लेग्स एंड फीट। तो यहाँ पर
पहला वाला तो सिंपल आपका एक आम डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, और बाकी के तीनों को कंपेयर करते हैं तो बी और सी ठीक तो है, बट वो आंशिक रूप में दिए गए हैं। और उसमें अगर आखिरी ऑप्शन देखते हैं तो वो मैं कहती हूँ अम्ब्रेला टर्म जिसको बोलती हूँ, यानी कि इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वन विच इज कवरिंग बी एंड सी पार्ट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा हैंड्स लेग्स एंड फीट एक्सेलरेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इस समय बच्चों के अंदर आप देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि जो प्रपोर्शन होता है, जो हेड का है और बच्चे का जो लेग्स और फीट का है, क्या आगे बढ़ते बढ़ते क्या ये प्रपोर्शन भी समान रहता है? तो ये प्रपोर्शन भी बदल जाता है। इनफैक्ट शुरू में जो इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो हेड और ट्रंक वाला पार्ट का प्रपोर्शन होता है वो 1:4 होता है, और उसके बाद एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स तो ये प्रपोर्शन भी बदल जाता है और ये 1:8 का हो जाता है। हाथों में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा 5 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रपोर्शंस में भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। और हरलॉक ने तो अपने शब्दों में भी यही दिया है कि विकास एक ऐसी प्रकार की प्रोग्रेसिव फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मेनली 4 प्रकार के परिवर्तनों को देखते हैं। एक होता है परिवर्तन जो आपका आकार में है, तो जैसे मैंने अभी हाथों का बोला। एक है आपका प्रपोर्शन के अंदर है, जैसे मैंने 1:4 और बाद में बोला कि 1:8 हो जाता है। इसी प्रकार डिसअपियरेंस होता है कुछ फीचर्स का, और कुछ नए फीचर्स का अपियरेंस, कुछ नए फीचर्स का प्रकट होना है। तो लोप भी शामिल है और प्रकट भी। अब कुछ फीचर कैसे नए प्रकट हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि शुरू में बच्चे के 20 दांत आते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि एक और परमानेंट सेट टीथ का आता है जिसमें 32 दांत होते हैं। तो पहले वाले सेट में दाढ़े या मॉलस नहीं होता, लेकिन जो नया परमानेंट वाला सेट आता है उसमें मॉलस भी आ जाते हैं, प्री मॉलस भी अच्छे से आ जाते हैं। तो इसका मतलब अपेयरेंस हुआ। और साथ ही साथ ये भी शामिल है कि डिसअपेयरेंस भी है। अब ये डिसअपेयरेंस का मतलब क्या है, जहां पर हम सुदृढ़ीकरण ऑसिफिकेशन को भी देखते हैं, जहां पे हम क्या देखते हैं कि पहले बच्चों की जन्म के समय जो है वो हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, और जैसे जैसे विकास होता जाता है तो हड्डियों की संख्या कम हो गई। तो हड्डियों की संख्या अपने आप में कम क्यों हो गई है? तो यहाँ पे संख्या के रूप में बात हो रही है, पर फिर भी यहाँ पर आपका ऑप्शन वृद्धि ना होकर विकास ही होगा, क्योंकि अब हड्डियों में जब सुदृढ़ीकरण हो जाएगा तभी बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल है और आगे चल के जो बच्चे की फाइन मोटर स्किल है उनमें रिफाइनिंग देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हम देखते हैं कुछ नए फीचर्स भी आते हैं और कुछ पुराने वाले जो फीचर्स होते हैं उनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे की कुछ ग्लैंड्स में भी होता है। एक बच्चे का थाइमस ग्लैंड होता है, शुरू में एक हम बच्चे का दूध को डाइजेस्ट करने वाला एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो बड़े अच्छे से, जैसे छोटा बच्चा जब वॉमिट करता है तो अगर वो बच्चा हेल्दी होता है तो उसका दूध जो मुंह से बाहर निकलता है वो दही जैसा निकलता है। लेकिन जब वो बच्चा दूध के बाद ऊपरी खाने पर आ जाता है तो बच्चे का वो जो रेनिन वाला ग्लैंड होता है वो नहीं काम करता है। तो इसका मतलब कुछ और जो चीजें होती है, कुछ और जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, दैट टेक ओवर द फंक्शन। तो इसीलिए हरलॉक ने इस डेवलपमेंट को 4 आधारों पे बताया है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से हरलॉक के द्वारा कौन सा नहीं दिया गया। तो 4 मैंने आपको बता दिए। आकार में है परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है, कुछ नए लक्षणों का प्रकट होना है, और कुछ पुराने लक्षणों का लोप हो जाना है। और लोप में आप ये भी कह सकते हैं जो बच्चे के शुरू का टेम्पररी टीथ का सेट है वो आपने देखा है टूट जाता है, एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट। तो इस प्रकार हमारे डेवलपमेंट के अंदर क्वेश्चंस आपके अलग अलग रूप में बनकर आ जाते हैं। उसके बाद अब हम अगला वाला डिस्कस कर लेते हैं। वो कहलाता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। नाम इंग्लिश में तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉक्सी का मतलब है जो प्रॉक्सिमिटी नजदीक है, और डिस्टल का मतलब है जो आपका डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसीलिए नाम बन गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। और इसकी व्याख्या अलग अलग रूपों में आती है। एक व्याख्या तो ये कहती है कि नियर टू फार, जैसे मैंने आपका बताया, नजदीक से आपका दूर की ओर। और दूसरा आपका है सेंटर टू, सेंटर टू पेरिफेरी मिलेगा, कभी आपको वर्ड एक्सट्रीमिटीज मिलेगा, तो किसी भी रूप में आ जाता है। यानी कि केंद्र से बाहर की ओर है और जो आपका निकट से दूर की ओर है। तो ये व्याख्या है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल की। लेकिन क्वेश्चन इसमें किस किस रूप में आ सकता है? इसमें क्वेश्चन एक बार तो सीटेट का ये जो अभी पेपर गया था आपका 2019 वाला, उसमें उन्होंने क्वेश्चन अच्छा दिया था कि विकास की प्रक्रिया जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है,
और चाहे कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द डायरेक्शन विल ऑलवेज रिमेन। लेकिन दिशा हमेशा कैसी रहती है? तो उसमें चार ऑप्शन से, क्या यह ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल टू ग्रॉस मोटर स्किल होती है, या यह अपने आप में स्पेसिफिक टू जनरल होती है? तो इस रूप में आपको दे रखा था, तो यहाँ पर हमारा आंसर बना था ग्रॉस टू फाइन। अब ये ग्रॉस टू फाइन किस प्रकार प्रॉक्सिमो डिस्टल को दिखाता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रॉक्सिमो का मतलब है नजदीक, लेकिन किसके नजदीक की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो सेंटर के नजदीक है। सेंटर क्या है? ये वाला जो पार्ट जहां पर आपके अंदर के हॉलो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो जब बच्चे का माँ के शरीर में भी निर्माण होता है, तो पहले सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है कि अगर हमें लगता है कि इफ मदर इज कैरिंग अ लाइफ और वो प्रॉपर ठीक है बच्चा, तो वहां पर पहले हार्ट बीट देखी जाती है। तो इसका मतलब पहले जो सेंट्रल वाले पार्ट्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट आता है। तो ये जो बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स वगैरह होती है, ये माँ 5वें महीने के बाद जाकर, 5वें महीने के आखिरी में जाके मदर को अपने वॉर्म में बच्चे की मूवमेंट्स फील होती है, लेकिन हार्ट बीट जो है वो डॉक्टर पहले चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि पहले सेंट्रल वाले पार्ट है, और ये जो लिम्स वाले पार्ट है जहां पे मैं मूवमेंट्स कहना चाह रही हूँ, वो मूवमेंट्स जो होगी दैट विल अपीयर लेटर। तो अब ये किस तरीके से होगा प्रॉक्सिमो डिस्टल? तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले केंद्र से जो बिल्कुल जुड़े हुए भाग है, पहले वहां पे डेवलपमेंट आएगा। फिर जब ये डेवलपमेंट और एडवांसिंग मोड के ऊपर आएगा, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते पहले पाम ग्रास्प आएगा। मतलब कि जब आपका पूरा का पूरा ये जो हथेली है, इसको आप यूज करते हैं किसी चीज को पकड़ने में। फिर उसके बाद जो है, फिर ये आता है जब उंगलियों से आप पकड़ते हो, उसको हम कहते हैं पिंसर ग्रास्प। यानी कि पिन को कैसे पकड़ते हो आप? आपका ये वाला जो तर्जनी है और ये जो अंगूठा है, इन दोनों से आप ये कोई भी इसका छोटा सा कैप भी अगर पकड़ना है तो इसकी सहायता से पकड़ लेंगे। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो आप देखेंगे किसी खिलौने को किसी को भी पकड़ना होता है तो पूरी पाम का इस्तेमाल करता है। और आपने ऐसा भी देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका ये ग्रास्प आ जाता है, ये कब कब आ जाता है, 6 महीने तक तो बच्चे का पाम ग्रास्प ही रहता है। पिंसर ग्रास्प बच्चों को आ जाता है 8 महीने के अराउंड, 8 महीने के अंत तक आते आते। और वो आपने देखा भी होगा, कैसे देखा होगा, बड़े कॉमन से इंस्टेंसेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा टेडी बियर, फिर 8 महीने का बच्चा कैसे पकड़ता है, पहले तो पूरा हाथ वगैरह इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में आपने देखा होगा बच्चे के टेडी बियर की आंखें निकल जाती है, नाक जो धागे की बनी होती है वो धागा खराब हो जाता है, या बच्चे क्या करते हैं सिंपल उसको कान से पकड़ लेता है, या वो बच्चा क्या करता है अपनी माँ की भी जो आगे के बाल निकल रहे होते हैं उसको खींचना शुरू करता है। तो कैसे पकड़ता है वो बालों को? यूं। या ये जो बूंदे होते हैं कान में उनको खींचना शुरू करता है। तो कौन से महीने तक बच्चा करना शुरू कर देता है? क्या 4 महीने का, 5 महीने का? नहीं, जब बच्चे में पिंसर ग्रास्प आ जाती है तब बच्चे में फाइन मोटर स्किल अपने आप डेवलप होने लगते हैं। और फिर जो बच्चे को खाना जो है, या जो भुजिया या मूंग दाल वगैरह है, वो बिखरा कर उसको एक एक दाने को पकड़ के खाने में बच्चे को मजा आता है। तो ये बच्चे के अपने फाइन मोटर स्किल है। तो ये था हमारा प्रॉक्सिमोडिस का। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में जब बच्चे के दांत आते हैं तो पहले हमेशा बच्चे के ये नीचे के आगुंतक, हिंदी में अगर बोलूं, इंग्लिश में बोलो तो इंसीजर्स, तो पहले बच्चे के सेंट्रल इंसीजर्स आते हैं और बाद में जो है वो लेटरल वाले आते हैं। तो यह डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल की ओर इशारा करता है? क्या ये कहना चाहता है कि डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉर्म चलती चली जाती है? क्या ये कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है? या ये कहना चाहता है कि डेवलपमेंट जो है वो आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये कहलाएगा कि डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ये सेंट्रल इंसीजर जो लेटरल जा रहा है। तो इसका मतलब जो बच्चे का जबड़ा बन रहा होता है तो पहले हमेशा यहाँ वाले दांत आएंगे। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि बच्चे की पहले दाढ़ें आ गई होंगी और बाद में ये आया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये भी कैसे होता है? वही बात, डेवलपमेंट को कौन डिसाइड करता है? मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी यानी कि जब गम्स बच्चे की मजबूत हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, बच्चे को बहुत खारिश होती है। तो इसका मतलब अब बच्चे के दांत आने वाले हैं तभी उसको वो खारिश होने लगती है, और हम बच्चे को चाबी जैसा एक प्लास्टिक का टॉय पकड़ा के देते हैं ताकि वो जो गम्स है उसमें उसको आराम आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये जो हमारे सेंट्रल टू लेटरल है,
टीथ का जो है वो अपने आप में डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है, वो कहलाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल का। होपफुली आप लोगों को डायरेक्शनल वाला नियम और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थोड़े अलग से बन सकते हैं वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम डेवलपमेंट के अगले प्रिंसिपल के ऊपर। डेवलपमेंट का अगला वाला प्रिंसिपल बात करता है जनरल टू स्पेसिफिक, अब सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, तो वहां पे कभी कभी ये उल्टा करके दे देते हैं कि स्पेसिफिक टू जनरल। ये तो आप समझ जाएंगे कि सिंपल फैक्चुअल वाली बात है, लेकिन जब ये एप्लीकेशन बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है। शुरू शुरू में हम देखते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो वो जो साउंड होती है वो साउंड में अपना ही धुन में बच्चे गा रहे होते हैं, और कभी कभी हम सोचने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है, बट वी कांट मेक आउट एनी मीनिंग। तो बस वो बच्चा अपने आप ही लगा रहता है, अपने ही धुन में गा रहा होता है। तो वो जो बच्चा बोल रहा होता है दैट इज एक्चुअली अ जनरल एक्सप्रेशन। और वो जनरल एक्सप्रेशन इसलिए भी है कि वो तब नहीं बोल रहा होता व्हेन यू आर अराउंड द चाइल्ड, इवन व्हेन ही इज ऑल अलोन, तब भी वो बच्चे की किलकारियां, वो बच्चे का बोलना जारी रहता है, क्योंकि वो अपने आप में स्पीच का एक जनरल एक्सप्रेशन है। और जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाती है और वो स्पेसिफिकली उसको बोलना आता है, तो वो अपनी मम्मी को बोलता है जब मम्मी, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिकली अपनी मदर को एड्रेस कर रहा है। तो पहले वो बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन था और बाद में हो जाता है बिल्कुल स्पेसिफिक। और हमारी पूरी जिंदगी में ये इसी प्रकार चलता है। अब जैसे आज आप लोगों का एग्जाम्पल लेके चलूं, अभी आप अपने मोबाइल पे टाइप करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इतने सारे वीडियोस अचानक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको डेवलपमेंट का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप थोड़ा थोड़ा वीडियोस को देखेंगे, एंड वेरी स्पेसिफिकली, वेरी सिलेक्टिवली यू सब्सक्राइब सम चैनल्स। तो जहां पर आपको थोड़ा अलग सा लगता है, अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो वो चैनल आप देखना पसंद करते हैं, एंड यू गेट वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि आपको कहाँ पर पढ़ना है। तो इसका मतलब इतनी सारा पहले आपको आइडिया है, तभी तो आपको जब वो आइडिया जनरल आ जाता है, तभी आप उसके साथ फिर स्पेसिफिकली किसी एक के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी चीज खरीदते हैं तो उसमें भी पहले हमारा ज्ञान होता है। हम दुकान पे जाके सिंपल ये नहीं कहते कि हमारे को एक स्मार्टफोन दिखाओ, नहीं, हम बड़े स्पेसिफिक होकर बताते हैं कि हमें फलाने ब्रांड का चाहिए क्योंकि उस ब्रांड में ये एक्स्ट्रा नया फीचर ऐड हुआ है। तो इफ यू हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट phone, only then you can select a good phone that is catering to all your specific need. तो इसीलिए ये बना अपने आप में जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद आपका आता है कि इस डेवलपमेंट जो है ये अपने आप में परिणाम है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपने आप में क्या है? शुरू में आपने देखा होगा, बच्चा जो है, अगर कभी बच्चे को, छोटे से न्यूली बॉर्न बेबी को या 2-3 महीने के बच्चे को आप ना जब झूमर चला के देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, पूरा अपना शरीर हिला के अपनी एक्साइटमेंट को शो करता है, अपने हाथ पैर, ही थ्रोज ऑल हिज फीट एंड हैंड्स फॉरवर्ड, ऐसे से फेंकना से पलटना शुरू कर देता है। लेकिन जब जब उसका डेवलपमेंट होने लगता है, तो फिर उसके बाद जो है, पहले तो इंटीग्रेशन हुआ कि अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट से वो अपनी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, और फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है अगर मुझको ये झूमर चाहिए तो वो जो झूमर की लड़ियां होती हैं, वो स्ट्रिंग्स होते हैं, तो बहुत स्पेसिफिकली भी, और फिर वो उसको पकड़ना शुरू कर देता है। तो कई बार हमारे को लगता है कि इंटीग्रेशन क्या है, जब वो अपने शरीर के विभिन्न भागों को इकट्ठा करके अपने किसी रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। इसी प्रकार रोने का है, जब छोटे बच्चे रोते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह बड़ा सिंसियरली रोएंगे कि आवाज भी ना निकले। वो तो जब रोते हैं तो आस पड़ोस के भी सभी लोगों को पता चल जाता है, और अगर क्लास में रोते हैं तो साथ वालों को भी रुला देते हैं, क्योंकि वो रोते हुए अपने हाथ पैर ऐसे झटकता है कि उसकी नाक कान सब लाल हो जाते हैं।
और जब ये बच्चे बड़े हो जाने लगते हैं तो फिर इनको सबके सामने रोते हुए शर्म आने लगती है। तो इसका मतलब जब उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है तब वो ऐसे नहीं रोते। फिर उस समय जब बड़े होने के बाद रोते हैं तो वो रोने के लिए जो उनकी आँखें हैं या उनकी जो गर्दन है, उस मांसपेशियों में एक तनाव आने लगता है। तो इस प्रकार जब हम लोगों को रोना आता है तो या तो हमारा गला रुंधा जाता है या आँखों की नमी शो करती है कि आप कहीं न कहीं उदास है या दुखी है। तो इसका मतलब पहले तो वो रोने के एक्सप्रेशन के लिए सारे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट हो गया, then this is getting restricted to few parts of your body and that is your eyes and the neck muscles. तो ये शो कर रहा है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का। फिर आता है डेवलपमेंट जो है, ये अपने आप में एक ऑर्डर्ड प्रक्रिया है, यानी कि क्रम के अंदर है। अब क्रम में हम किस प्रकार के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अगर मैं कहती हूँ बैबलिंग टू स्पीकिंग, क्रॉलिंग टू वॉकिंग, बीइंग हेटेरोनॉमस टू ऑटोनॉमस, ये सारी चीजें अपने आप में क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि डेवलपमेंट अपने आप में एक क्रमागत, एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हमारे को भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम एकेडमिकली बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे को एक ऑर्डर में पढ़ाना होता है। आपका ग्रामर है तो आप पहले नाउन पढ़ाएंगे, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। तो ये उल्टा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे हमारी शारीरिक क्रियाएं भी एक ऑर्डर को फॉलो कर रही होती है, उसी प्रकार विकास के तौर पे अगर हम लर्निंग को भी लेते चलते हैं, जब हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो हम ऑर्डर में चलते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है विकास जो होता है। इस विकास के अंदर आप कई बार इंटर रिलेशन देखते हैं, यानी कि विकास के हमने डोमेन्स के बारे में बात करी। हमने कहा कि मुख्य तौर पे 4 डोमेन्स है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब DSSB ने विकास के क्षेत्रों में पूछा तो उन्होंने वहां पे 3 क्षेत्र दिए थे ऑनलाइन में, और आंसर उसमें क्योंकि ऑनलाइन में दिया होता है तो उन्होंने वहां पर जो सोशल और इमोशनल वाला पार्ट था उसको मर्ज करके दे दिया था साइको सोशल। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, साइको सोशल पार्ट एक्चुअली वो उसी का ही वर्जन है जिसको स्प्लिट फॉर्म में हम कहते हैं इमोशनल एंड सोशल। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि जो विकास के जो क्षेत्र है ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए क्षेत्र क्यों हैं? कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि विकास के इन जो डोमेन्स है, इसमें अगर मैं कहती हूँ जो कॉग्निटिव वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा कौन से पार्ट को प्रभावित करता है? तो कॉग्निटिव वाला जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज वाले पार्ट को, यानी कि लिंग्विस्टिक वाला जो पार्ट है, इसको, भाषाई को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो अगर बच्चा, हमें लगता है कि बहुत अच्छा आगे ब्रेनी आइटम बनेगा, तो वो हमेशा बोलना जल्दी शुरू कर देता है। तो जल्दी बोल रहा है तो इसका मतलब ये किसका परिणाम है? अच्छी संज्ञानात्मक क्षमता का है। तो विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो आपस में सह संबंधित होते हैं। इसी प्रकार अगर सोशल और इमोशनल का है, एक बच्चा जो है, अगर मान लीजिए वो बच्चा जो है इमोशनली हर्ट है या बच्चे के अंदर अपने आप को लेकर कोई हीन भावना है, तो क्या यह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी? क्या यह बच्चे की संवेगात्मक जो है और सामाजिक जो है, ये जैसे अभी मैंने बोला साइको सोशल, तो ये तो आपस में बिल्कुल सह संबंधित है। तो हाँ, अगर बच्चे का इमोशनली मेकअप अच्छा नहीं है, ही थ्रोस टेंट्रम्स, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाएगा। ही कान गेट अलोंग वेल विद अदर्स। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में सह संबंधित है। अब विकास के जो क्षेत्र है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि विकास के जो क्षेत्र है क्या यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? आर दे रियली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर? क्या यह एक दूसरे के साथ सह संबंधित होते हैं? क्या यह एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी होते हैं, या नन वाला? तो यहाँ पर आपके लिए
सी और डी में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता है विरोधी तो हो ही नहीं सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट अपने आप में होलिस्टिक है, समग्र है, तो इसका मतलब सभी पक्षों को साथ में लेके चलने वाला है। तो विरोधी होंगे तो फिर तो साथ में नहीं चल पाएँगे, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे पर निर्भर है या सहसंबंधित, इसको समझना होगा। तो ये सहसंबंधित तो होंगे पर एक-दूसरे पे निर्भर नहीं है। एक-दूसरे पे निर्भर होने का मतलब ये है, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको इस रूप में देना चाहूँ कि एक व्यक्ति जो है, वो विकास के एक क्षेत्र में संज्ञानात्मक कौशलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, पर जहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह है, गेम्स वगैरह है या जहाँ पर एक पब्लिक फेस के ऊपर वो शाय करता है। जैसे आप लोगों ने ए आर रहमान जी को देखा है, वो उनका म्यूज़िक कितना अच्छा वो कंपोज़ करते हैं, लेकिन वो पब्लिकली अपने अवॉइड करते हैं, वो किसी भी अवार्ड फंक्शंस वगैरह में ज़्यादा नहीं आते, तो ही डज़न्ट मेक अ पब्लिक विज़िट। तो इसका मतलब वो किस प्रकार के हम उनको रिलेट करेंगे कि उनका एक पक्ष तो बहुत अच्छा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पक्ष जो है, वो बिल्कुल एक ही दर से आगे बढ़ेंगे। नहीं, विकास के सभी पक्ष एक ही व्यक्ति में भी अलग-अलग दर को लेकर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, होलिस्टिक तो हैं, लेकिन उनकी सबकी दर अलग-अलग हो सकती है। तो आपने क्लासरूम में कई बार ऐसे देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ब्रिलियंट है और जब उनको लिए पढ़ने का टाइम आता है तो फिर आप जानते हैं कि कैसे तोते उड़ जाते हैं। ये सचिन तेंदुलकर जी को ही पता होगा, जिन्होंने 10th क्लास भी कितनी मुश्किल से पास करी थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बना ली थी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी करी। तो जहाँ पढ़ाई में उनके लिए इतने पास होने के लाले पड़ जाते थे और वहाँ पे इंडिया का इतना बड़ा नाम उन्होंने खेल जगत में किया, तो इसका मतलब क्या है कि विकास के जो पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों के अंदर हम देखते हैं कि रेट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि विकास के परिपक्ष में समय को आप किसके साथ जोड़ेंगे? मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि विकास के पर अगर हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ संबंधित परिवर्तनों को समय के साथ संबंधित परिवर्तनों को साथ समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दे रही हूँ। पहला वाला यहाँ पे कहती हूँ मैं, क्या विकास का रूप, क्या विकास का क्रम, क्या विकास का दर, और चौथा नन। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, if I want to relate time, then to which of the following option I could relate time? तो मैं टाइम के साथ अगर रिलेट करूं, मैं अगर कहूं रूप, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि जी ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो समय के साथ तो आपका रूप वाले का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं कहती हूँ क्रम का, तो क्रम का मतलब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्रमागत है, वो एक ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया है। तो एकेडमिकली भी हम देखते हैं कि हमें एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ दर, दर का मतलब जिसको इंग्लिश में मैं क्या कह रही हूँ, रेट। तो ये तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई हमको किसी की भी रेट निकालनी पड़ती है, तब हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पहला, हर बच्चे का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। तो एक तो हम इसको इस आधार पे समझ सकते हैं कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, हर एक का रेट ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल अपना अलग, अपना डिस्टिंक्ट होगा। और दूसरा, हमको इस बारे में भी समझना है कि सेम बच्चे के अंदर डेवलपमेंट के अलग अलग पक्षों में भी डेवलपमेंट की जो रेट है वो हर पक्ष की अपनी बिल्कुल निश्चित है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल आपका ये भी कहलाता है कि डेवलपमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड है, साथ ही साथ ये अपने आप में प्रिडिक्टेबल है, यानी कि पूर्वानुमान, जिसका आप कहते हैं कि हम इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब कैसे आप इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? मैच्योरिटी के साथ आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कब बच्चा चलना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन और बना के देते हैं
शुरू में अगर आपको लगता है कि चाइल्डहुड के अंदर बचपन में एक बच्चा जो है वो काफी लंबा है, ही इज टॉलर देन अदर्स, अपनी उम्र के बाकी बच्चों से वो ज्यादा लंबा है, और उसके बाद जो बच्चा है जब वो मतलब एडोलसेंस से जब वो अडल्ट बनने की स्टेज में आता है, तो तब भी हम देखते हैं कि वो दोबारा से हमें लगता है कि अपनी उम्र के लोगों से वो ज्यादा टॉल है। तो यह विकास के कौन से प्रिंसिपल का पालन करता है? तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो करता है, या मैं कहती हूँ कि विकास जो है वो अपने आप में कंटिन्यूअस है, या विकास जो है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक है, या विकास जो है ये आपका इरिवर्सिबल है? तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि एक बच्चा, अगर आपने देखा भी होगा, अगर बच्चा जन्म के समय भी 49 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर, या मान लीजिए 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर तक का बच्चा है, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए डॉक्टर्स पहले ही बता देते हैं कि ये जो बच्चा है ये लंबा जाएगा, क्योंकि अमूमन बच्चों का जो कद होता है पैदा होने पर वो 49 से 50 सेंटीमीटर तक है, एंड इफ इट इज फाउंड 51 टू 52 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो बच्चा आगे भी लंबा ही रहेगा। तो ये डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल को बता रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्टेबल वर्ड नहीं लिख रही हूँ, तो मैं उस जैसा एक वर्ड और बता रही हूँ, और वो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, वहां हमने डेवलपमेंट का एक पैटर्न देख लिया है, और ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल वही रहेगा। इसी प्रकार मैं ये भी कह रही थी कि जैसे मैंने बोला कि जिन बच्चों का संज्ञानात्मक अच्छा होगा तो वो बच्चे बोलेंगे भी जल्दी। तो अगर जल्दी बोलने वाले बच्चे हैं, तो वहां पर हमें देखेंगे कि आगे चलते समय तक, आगे भी अगर आप उम्र तक उसको ट्रेस करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो बच्चा जो है रियली एक ब्रेनी आइटम है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर बनेगा पैटर्न। जनरल टू स्पेसिफिक का कोई सेंस नहीं बन रहा। जनरल टू स्पेसिफिक अगर आपका सेंस बनेगा तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि शुरू में बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बच्चे का विकास हो जाता है तो बच्चा उसी खिलौने को पकड़ने के लिए केवल उंगलियों का सहारा लेता है। तो वहां हम इस तरीके की चीजों को देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है कंटिन्यूस वाला, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं अभी आपको अलग क्वेश्चन में बताना चाहूंगी। और इरिवर्सिबल, जहां आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है, तो यहाँ पे उसके साथ कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रिंसिपल, और उसके साथ क्वेश्चंस कौन से हमारे बन सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए यह भी कहा जाता है कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न भी आपका किस तरीके से चलता है। क्या यह अपने आप में लीनियर होता है? क्या यह डेवलपमेंट अपने आप में इस प्रकार से, अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो वो कॉन्वेक्स मोड पे चलेगा, कनकेव पे चलेगा, वो स्पाइरल में चलेगा? तो यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट का पैटर्न जो चलता है, या डेवलपमेंट का जो, अगर हम एज के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंटल टास्क वगैरह को प्लॉट करना चाहे, तो ये ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं बन पाएगा। लीनियर का मतलब है कि यहाँ पर आपने अगर एज प्लॉट कर दी और यहाँ पे टास्क, तो आपको हर बच्चे के अंदर ऐसा ही आप कहेंगे मिलना चाहिए, जबकि ये कभी भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पे नहीं होता। हर बच्चे का, मैंने बोला, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। इसीलिए डेवलपमेंटल टास्क को हमेशा हम स्लैब में बताते हैं। हम कहते हैं जी बच्चे की क्रॉलिंग की एज क्या होगी, 7 to 10 होगी। अगर बच्चा बहुत एक्टिव होगा तो 7 में होगा, अगर लेट भी होगा तो 10 तक है। लेकिन अगर बच्चा इस समय भी नहीं क्रॉल कर पा रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए कॉन्वेक्स भी नहीं है, कनकेव भी नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो अपना हमेशा स्पाइरल में चलता है। अब इसका क्वेश्चन किस रूप में बन सकता है? हम कई बार देखते हैं कि बच्चों का कक्षा में परफॉर्मेंस जो होता है कभी कभी बहुत डाउन होता है,
लेकिन जब बच्चे को हम रेमेडियल टीचिंग वगैरह देखते हैं तो उसी बच्चे की परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो बताइए ये विकास के कौन से सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो वहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कभी आपका रेट जो है, कभी जो डेवलपमेंट जो है वो आपका उतार और चढ़ाव दोनों को लेकर चलता है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स है जस्ट लाइक योर लाइफ। तो वहाँ हमारे लिए आंसर बनता है कि डेवलपमेंट अपने आप में एक स्पाइरल मोड को लेकर होती है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अब इसके लिए भी डेवलपमेंट के डोमेन्स के साथ अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहूँ तो कभी-कभी क्वेश्चन आप लोगों को मैथ्स में भी मिलता है। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे अभी हमने डोमेन्स की भी बात करी थी, तो हमने लिखा था एक फिजिकल है आपका, एक सोशल वाला है, एक इमोशनल वाला है और एक कॉग्निटिव वाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए सारे टर्म्स अब आपको क्लियर ही है कि मैं कहती हूँ फिजिकल वाले के साथ एनवायरनमेंट है, यानी कि आपको इसमें से करेक्ट वाला ढूंढना है। सोशल वाला जो है वो एनवायरनमेंट का है, इमोशनल वाला जो है वो मैच्योरिटी का है और कॉग्निटिव वाला है वो भी मैंने कहा मैच्योरिटी का है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा वाला ठीक होगा? तो यहाँ अगर हम एक-एक को एनालाइज़ करके देखते हैं कि फिज़िकल वाला पार्ट जो है वो आप कह रहे हो एनवायरनमेंट के साथ है। नहीं, फिज़िकल वाले पार्ट का एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे में फिज़िकली यानी कि जो बदलाव आने हैं, इसमें हमारा हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और जहाँ पे शारीरिक संरचना को लेकर आते तो वहाँ तो हेरिडिटी का रोल ही काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। तो अगर हम इसको सिंपल एनवायरनमेंट के ऊपर एट्रीब्यूट करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको आगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी पढ़ाया जाएगा। सोशल के ऊपर बात करते हैं तो ये कहता है एनवायरनमेंट। अब हमें तो यहाँ पे कंपेयर करना था मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं वो एनवायरनमेंट और मेच्योरिटी है बी वाले कॉलम में, जहाँ हमको करेक्ट मैच को ढूंढना है। सोशल के साथ एनवायरनमेंट ले रहे हो, अगर मैं सोशल के साथ मैच्योरिटी लूँ, तो इसका मतलब है जब आप मैच्योर हो जाएँगे, तो आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आप बड़े अच्छे से सोशलाइज़ कर पाएँगे। पर ऐसे आपने कितने लोग देखे हैं जिनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं और फिर भी हमें लगता है कि सोशलाइज़ेशन का सेंस उनमें नहीं आया। आप अभी भी देख रहे होंगे, लोगों में अगर सोशल सोशल डेवलपमेंट का सेंस आ जाए तो मेरे ख्याल से झगड़े होने ही बंद हो जाए। पर हमारा सोशल डेवलपमेंट उम्र के साथ मैच्योरिटी के साथ, उम्र इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैच्योरिटी वाला बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी के बाद आप में आ जाएगा। और यही बातें मैं बाकियों के लिए कहना चाहूँगी इमोशनल के लिए। अगर इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योरिटी के साथ आ जाता, तो मेरे ख़्याल से हमारे देश के अंदर राम राज्य आ जाता। हम आज भी देखते हैं कि लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जिसको देखकर हम कहते हैं धूप में ही सफ़ेद करे होंगे, क्योंकि उनके जो काम होते हैं, यानी कि उनके अंदर जिस तरीके का व्यवहार हम देखते हैं, तो लगता है कि उनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और कॉग्निटिव का भी अगर बात कहूँ तो अगर मैं कहूँ कि नहीं जी कक्षा के अंदर कक्षा 6 में 11 साल के सभी बच्चों का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रकार का ही है, तो नहीं मैच्योरिटी जिसको एज पे रिलेट करी हुई कि 11 साल की आयु के सभी बच्चे कक्षा 6 के संज्ञानात्मक रूप में एक समान है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कॉग्निटिव जो है उसके साथ भी आपका मैच्योरिटी का नहीं होता है। यहाँ पे बेस्ट आपका बनता है सोशल के साथ, जहाँ हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट का बिल्कुल होगा। अगर आप अपने बच्चों को एक सोशल एनवायरनमेंट, आज स्कूल्स में क्यों बोला जा रहा है कि आप प्रोजेक्ट पे पढ़ाओ, आप ग्रुप में पढ़ाओ, ग्रुप एक्टिविटीज कराओ, सो एज टू फॉस्टर सोशल डेवलपमेंट। इसीलिए हम ग्रुप डायनेमिक्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो ग्रुप डायनेमिक्स के ऊपर काम करने का मतलब ही क्या है, जब आप अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी जो बेंड्यूरा साहब की है, आपका ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल मॉडल वगैरह है, वो सारे किसी की बात कर रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम बच्चे को इंटरैक्ट करवाएंगे तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर आपको बात करनी होगी। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा भी है कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मैच के लिए देते हैं। अब ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के कर लिए। अब कुछ ऐसा भी करते हैं कि जिसे मैं कहती हूँ नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर पहला मैं देती हूँ, क्या डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक है?
दूसरा है कि डेवलपमेंट जो है इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, यानी कि विकास जो है वो बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा है विकास की हर अवस्था के अपने खतरे हैं, तो हर अवस्था के साथ कुछ खतरे जुड़े हुए हैं। और चौथा ये कहता है कि हर अवस्था के साथ आप देखते हैं कि अपनी विशेषताएं हैं, बाल्य अवस्था की अलग है, किशोरा की अलग है। जब हम कहते हैं कि वो कौन सी स्टेज है जब बच्चे को समायोजन में प्रॉब्लम आती है, तो वो स्टेज आपकी एडोलसेंस की कहलाती है, जब बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। तो यहाँ पे नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट करना है, तो हम पहले देखें, यानी कि तीन ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक है, ये हमारा प्रिंसिपल था ही जो हमने करा था डायरेक्शन के बाद वाला, तो ये तो भाई सही है बिल्कुल बात। डेवलपमेंट ये कहता है कि नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, यानी कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। पर अभी तो मैंने बात करी कि सोशल डेवलपमेंट तब अच्छी होगी जब आप एनवायरनमेंट उस तरीके का दोगे, यानी कि जब आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं आप ग्रुप में काम करो, तो आप इस प्रकार का एनवायरनमेंट, ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर आते हैं वेयर यू वांट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स सो दैट दे कुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अमंग देमसेल्व्स। तो इसका मतलब हम तो वहां पे स्टिमुलेशन दे रहे हैं और उससे डेवलपमेंट होगा। और तीसरा वाला कहता है कि हर अवस्था के अपने खतरे हैं, एंड वी ऑल नो जहाँ पर आपके बच्चे एडोलसेंस के हैं, वहाँ आपकी पेरेंटिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग आपको दिखानी पड़ती है। जब बच्चे आपके बहुत छोटे होते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चे किस प्रकार प्री ऑपरेशनल पीरियड के जो बच्चे होते हैं, वो अपनी इंट्यूटिव थिंकिंग और रीजनिंग के कारण कितने गलत चीजें कर जाते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं सेंट्रिज्म वगैरह के साथ इंट्यूशन आ जाती है। तो वहाँ हर अवस्था के अपने खतरे हैं। आप इस प्रकार के बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। छोटे बच्चों को अलग, मतलब बिल्कुल ही अनअटेंडेड छोड़ने का मतलब ये है कि जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। ये कहाँ पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, खासकर जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं। तो हर अवस्था के अपने खतरे भी है, विशेषताएं भी है, जनरल टू स्पेसिफिक भी है। तो कौन सा आपको लगता है कि नॉट ट्रू है कि डेवलपमेंट नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन? नहीं, डेवलपमेंट इज एडेड बाय स्टिमुलेशन। और एक अच्छा टीचर तो होता ही वही है जो बच्चे को ऐसा स्टिमुलेशन दे कि वो मोटिवेट हो जाए पढ़ने के लिए। तो वो तभी होगा जब आप अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन नॉट वाले होते हैं, इस पे आपको खास ध्यान देना है।